हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम इस चैप्टर का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। अभी तक हमने देखा कॉजेज ऑफ इमरजेंसी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, और आज हम देखेंगे पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। ठीक है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। इसके बाद जो हम वीडियो डालेंगे उसमें वन शॉट में ये पूरा चैप्टर इजी वे में समझ लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। Politics after emergency. 1977 इलेक्शंस, एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब इमरजेंसी लगी, हमने देखा कि इमरजेंसी में क्या क्या चीजें आई, क्या क्या चेंजेस आए। 42nd अमेंडमेंट आया, 39th अमेंडमेंट आया, ये तो चलो अलग बात है। लोगों पे क्या असर पड़ा? लोगों पे सबसे पहला जो असर पड़ा, गरीब लोगों पे जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो था फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। उनको उनके घरों से उखाड़ के दूसरी जगह पे फेंक दिया। ठीक है, ये सब जो चीजें हो रही थी, ये जो गरीब लोग फेस कर रहे थे, ये बेसिकली सारी चीजें नॉर्थ इंडिया में चल रही थी। ठीक है, इसका जो बेसिक असर था, इमरजेंसी का जो बेसिक असर था, वो पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं था। नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो हिंदी हार्टलैंड जिसे हम कहते हैं, वहां पे इसका सबसे ज्यादा असर था। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, 1977 का जो इलेक्शंस था उसमें आप ये चीज ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा सहा किसने? नॉर्थ इंडिया के लोगों ने, और पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के गरीब लोगों ने। अगला पॉइंट है, द अपोजिशन फॉट द इलेक्शन ऑन द स्लोगन ऑफ सेफ डेमोक्रेसी। अब हमने देखा लेसन ऑफ इमरजेंसी में भी पढ़ा, फर्स्ट लेसन था ये हमारा, कि फर्स्ट लेसन था हमारा कि इट इज वेरी हार्ड टू डू अवे विथ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेसन था। अब लोगों को समझ आया कि जैसे उनकी फ्रीडम छीनी गई, फंडामेंटल राइट्स छीने गए, हैबियस कॉर्पस छीना गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन आया, जब लोगों ने सहा ना ये सब कुछ, तो उन्हें समझ आया कि डेमोक्रेसी की अहमियत क्या है। अब जब लोगों को डेमोक्रेसी की अहमियत समझ आई, जब लोगों को डेमोक्रेसी की वैल्यू समझ आई, तो ये बात अपोजिशन वालों को भी समझ आ गई कि अब जो लोग हैं वो ऐसे वोट नहीं देंगे। उनको अगर अपीज करना है, उनसे वोट लेना है, तो ऐसी चीज पे हिट करते हैं, ऐसी चीज पे वोट मांगते हैं जिससे लोग कनेक्ट कर सके, जिससे लोग अपोजिशन से जुड़े और कांग्रेस से कट सके। तो उन्होंने क्या स्लोगन दिया? सेव डेमोक्रेसी, कि हम आएंगे तो डेमोक्रेसी को बचाएंगे, हमारी गवर्नमेंट में आपको इतना नहीं सहना पड़ेगा जितना आपने अभी सहा। समझ गए कि ये अपोजिशन पार्टीज ने ऐसे गरीब लोगों को, या फिर जिन्होंने सहा है, नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, उनको अपीज करने के लिए क्या स्लोगन दिया? सेव डेमोक्रेसी। या फिर इन जनरल भी ये इनके लीडर्स भी अरेस्ट हुए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो कहीं ना कहीं इनका भी बॉन्ड था उन लोगों के साथ, तो इन्होंने स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी का। Governments that are perceived to be anti-democratic are severely punished by the voters। अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे 1952 से इलेक्शन जब से हमारे चल रहे हैं, 1977 तक कांग्रेस नहीं हारी थी, मगर जैसे इन्होंने इमरजेंसी लगाया, जैसे ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट गए, जैसे इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर मिसयूज करी, तो ये एंटी डेमोक्रेटिक बन गए। तो इनको समझ आया कि जो जो सरकारें एंटी डेमोक्रेटिक जाती है, एंटी डेमोक्रेसी जाती है, उनको कैसे पनिश किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे 1977 के इलेक्शंस में कांग्रेस कितनी बुरी तरह से हारी थी। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977, ये डेट्स मैंने जानबूझ के लिख रखे हैं, आपकी बुक्स में सिर्फ 75 टू 77 था, मगर आपको डेट्स भी याद होनी चाहिए। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, हमने देखा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास जाके, फखरुद्दीन अली अहमद के पास जाके, प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पे, उनसे इमरजेंसी लगवा देते हैं। और ये इमरजेंसी कब हटती है? 21 मार्च 1977। अभी आगे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा ये इमरजेंसी की डेट की, 21 मार्च 1977। ठीक है, एंडेड अप स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। अब ये जो पीरियड था ये इमरजेंसी का 20, ये याद रखना 21 मंथ्स का पीरियड है ये। ठीक है, इमरजेंसी कितने टाइम तक थी? 21 मंथ्स तक थी। ये जो 21 महीने का टाइम है, 75 टू 77 वाला, इसने हमारे देश की डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर दिया।
हार्म करने चले थे, हमारे देश से डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं छीनने चले थे, मगर उल्टा कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया। लोगों को डेमोक्रेसी की और वैल्यू समझ आने लग गई। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर है। पहला कि जो इमरजेंसी का सबसे ज्यादा जिसने भुगता था वो नॉर्थ इंडिया के गरीब लोग थे। दूसरा, अपोजिशन पार्टीज ने सेफ डेमोक्रेसी का नारा दिया। और जो जो गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेसी दिखती है, ये चीज क्लियर हुई, उनको वोटर्स बहुत गंदी तरह से पनिश करते हैं, वोट ही नहीं मिलते उनको। और ये जो 21 महीने का इमरजेंसी का पीरियड है, इसने कहीं ना कहीं हमारे देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। अभी ये हम शुरू करें इससे पहले इसके सब पॉइंट शुरू करें, सब टॉपिक्स लोकसभा इलेक्शन 1977, ये मैंने खुद से आपके लिए लिखा है, एक बारी गो थ्रू कर लो इसको मेरे साथ। इंपॉर्टेंट इलेक्शन डेट्स। अभी तक हमने क्या देखा, 1966 में डेथ हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री की, अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, इंदिरा गांधी। फिर इलेक्शंस कब होते हैं, फरवरी 1967 में, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो उसके बाद इलेक्शन कराने होते हैं, तो 1967 में इलेक्शन होते हैं। इंदिरा गांधी जीत जाते हैं थ्रू द सपोर्ट ऑफ सिंडिकेट। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन दिसंबर 1970। अब 1970 में इंदिरा गांधी जी लोकसभा को डिसॉल्व कर देते। क्यों करते, क्योंकि उनको सिंडिकेट का प्रेशर, एक तो 1969 में कांग्रेस अलग हो गई थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं 1970 में बहुत ही ज्यादा तनाव चल रहे थे, तो इंदिरा गांधी जी लोकसभा को डिसॉल्व कर देते 1970 में, और फरवरी 1971 में वो जीत जाते। फिर इलेक्शन होता है मार्च 1977 के अंदर, ये वाला 21 मार्च 1977, इस पीरियड में 20 मार्च में। तो ये इलेक्शंस कौन जीतता है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट। फिर इलेक्शन कब होता है, जनवरी 1980 में, जब चौधरी चरण सिंह के सपोर्ट ले लेते हैं ये कांग्रेस वाले वापस, तो 1980 में दोबारा इलेक्शन होता है। ये दो पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना। ठीक है, और ये तीन पॉइंट हमने पिछले चैप्टर में देखे। अब शुरू करते हैं लोकसभा इलेक्शंस 1977 के साथ। जनवरी 1977, 18 महीने के बाद, इमरजेंसी थी कितने महीने की, 21 महीने की, 18th महीने के बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि चलो अब हम इलेक्शंस होल्ड करेंगे। और इलेक्शन कब होल्ड करेंगे, मार्च में। जनवरी में कहते हैं कि अब हमारा इलेक्शन होगा कब, मार्च के अंदर। तो ये जो अपोजिशन लीडर्स थे, उनके पास सिर्फ 2 महीने बचते हैं, जनवरी का और फरवरी का, पोलिंग करने का, लोगों को अपने साथ जोड़ने का। और ये तब जेल में थे, तो इनको जेल से निकाला जाता है, इनको 2 महीने लगभग लगभग मिलते हैं। तो इन 2 महीने में ये जितना भी अपने साथ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं करते हैं। और इनका सारा अपैरेटस पहले से सेटअप होता है, क्यों, ये सारे जेल में गए हुए थे। और जेल जाने से पहले इनके अंदर कहीं ना कहीं नॉन कांग्रेसिज्म था, कि कांग्रेस को हराना है तो अपोजिशन लीडर्स एक साथ आएंगे। अपोजिशन लीडर्स पहले भी कहीं ना कहीं एक साथ थे, और जब से जेल में गए तो इनके बीच में कहीं ना कहीं वो बॉन्ड जो था वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गया। तो इनको 2 महीने भी सफिशियंट थे जीतने के लिए। अब ये 2 महीने के अंदर ये पूरी कैंपेनिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और ये जीत जाते हैं। वो अभी हम देखते हैं। इलेक्शंस वर हेल्ड इन मार्च 1977। अब ये मैं आपको बात बता रहा था, इमरजेंसी कब खत्म हुई, 21 मार्च 1977 को। ये इलेक्शंस हुए कब थे, इलेक्शन हुए थे 15 to 20 मार्च 1971, मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी इलेक्शन हुए थे। अब जब 20 मार्च को ये इलेक्शन खत्म हुए, वोटिंग खत्म हुई, 21 मार्च को जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, या फिर जैसे लोग कहते हैं ना एग्जिट पोल, वो समझ आया, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को तो दिख गया, कांग्रेस को दिख गया कि हम हारने वाले हैं, तो अगले ही दिन उन्होंने इमरजेंसी हटा दी 21 मार्च को। तो मैं यही स्टोरी आपको बताने वाला था, यही एकदम, ये भी अभी मुझे पता चला। ये जो इलेक्शन हुए 15 टू 20 मार्च 1971, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी इलेक्शन हुए, ये वाले इलेक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी हुए। और 21 मार्च को जैसे ही काउंटिंग शुरू होने वाली थी, तो उसी टाइम इन्होंने ये हटा दिया इमरजेंसी, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि अब हम हारने वाले। अब आया कि जनता पार्टी जो फॉर्म करेंगे हम, ये जो जनता पार्टी हमने जनवरी में फॉर्म करी है इलेक्शन लड़ने के लिए, मार्च वाले, उसके लीडर कौन थे, जेपी नारायण। जेपी नारायण से रिकॉल करो क्या, बिहार मूवमेंट। बिहार मूवमेंट कब आया था, मार्च 1974 में। उससे पहले कब आया था, एक मूवमेंट था, उसका नाम क्या था, गुजरात मूवमेंट। वो कब आया था, जनवरी 1974 में। ऐसे लिंक करते चला करो।
और एक और चीज लिंक करो, मार्च 1974 के बाद मार्च 1975 में भी कुछ इन्होंने एक साल के बाद क्या किया था, मास डेमोन्स्ट्रेशन टाइप्स करी। ठीक है, मार्च 1974, मार्च 1970 सॉरी जनवरी 1974 गुजरात मूवमेंट, मार्च 1974 गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, सॉरी कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने, मैं लिख देता हूं, जैन में था गुजरात, मार्च में था बिहार। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। बिहार मूवमेंट किसने लीड किया था, जेपी नारायण ने, ये और ये जेपी नारायण को क्या बना दिया गया, जनता पार्टी का लीडर बना दिया। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। अब जैसे ही ये इलेक्शन आने वाले थे मार्च 1977 के, तो ये जो जगजीवन राम थे ये कांग्रेस गवर्नमेंट के एक बहुत ही बड़े लीडर थे, कैबिनेट मेंबर थे। इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया और अपनी एक अलग पार्टी बनाई, इसका नाम क्या था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ये याद रखना किसने बनाई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम ने। ये थे कौन, ये कैबिनेट मेंबर थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में भी, और ये फर्स्ट मेंबर थे, मिनिस्टर थे, शायद लेबर मिनिस्टर थे, आई एम नॉट श्योर, बट चेक कर लेना, फर्स्ट कैबिनेट में। ठीक है, तो इन्होंने जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाया ये भी जाके मर्ज हो गई जनता पार्टी के साथ, क्योंकि जनता पार्टी सारी एंटी कांग्रेस पार्टीज को अपने साथ अलाइन कर रही थी ताकि वो जीत सके, क्योंकि इनको ये बहुत क्लियर था कि अभी तक हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग होके वही डिवाइडेड हैं इसलिए हार रहे हैं, इसलिए हमें एक साथ होना पड़ेगा तो हम जीत जाएंगे। ये क्लियर है, और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई जगजीवन राम ने, जाके हो गए वो भी मर्ज जनता पार्टी के साथ। अब ये किस एजेंडा क्या था इनका, पहले उन्होंने क्या वो दिया स्लोगन अपना, सेव डेमोक्रेसी का, और ये इलेक्शन लड़ किस लिए रहे थे, इमरजेंसी को अपनी ढाल बना के इलेक्शन लड़ रहे थे कि देखो कांग्रेस कितनी गंदी है, इमरजेंसी लगा दिया है, कांग्रेस ने लोगों को अरेस्ट कर लिया है, 1 लाख लोग अरेस्ट हुए, तो उनको गुस्सा होगा, वो अपना गुस्सा कैसे निकालेंगे, एंटी कांग्रेस वोट डाल के। एंटी कांग्रेस में कौन है, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी के, अब ये जो एंटी कांग्रेस में 1000 पार्टीज थी, उसमें वोट बट ना जाए और कांग्रेस फिर ना जीत जाए, इसलिए इन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया। अब एंटी कांग्रेस में बचा कौन, इकलौता जनता पार्टी, ये कोलिजन वाली पार्टी। अब ये कोलिजन वाली पार्टीज को इतने वोट पड़े नॉर्थ इंडिया से पर्टिकुलरली कि वो जीत जाते, तो इन्होंने इमरजेंसी को अपना मेन एजेंडा बना रखा था। अपोजिशन पार्टीज यूनाइटेड सो दैट वोट्स डू नॉट गेट डिवाइडेड, ये मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। पहली बार सिंस इंडिपेंडेंस 1952 से हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, 1947 से 52 तक इंटीरियम गवर्नमेंट थी। अब 1952 से पहली बार 1977 में, इतने सालों बाद पहली बार कांग्रेस गवर्नमेंट लोकसभा इलेक्शन हार जाती है। पहला पॉइंट तो ये, 1977 में क्या होता है, कांग्रेस लॉस्ट लोकसभा इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में। इसको रिकॉर्ड इतने कम वोट मिलते हैं, 154 सीट, बस नंबर याद रखना, 154 सीट्स इन लोकसभा, और इसकी जो पॉपुलर वोट का शेयर है वो 35% से कम हो जाता है। पहले कितना हुआ करता था, 74%, 75%, अब कितना हो जाता है, 35%। देख रहे हो, एक इमरजेंसी से लगभग आधे वोटर्स चले गए। अगला, जनता पार्टी को कितने मिलते हैं, कांग्रेस के याद रखना, कांग्रेस को मिलते हैं 154, जनता पार्टी को कितने मिलते हैं, जनता पार्टी एंड एलाइज को मिलते हैं 330 आउट ऑफ 542 वोट्स, 542 टोटल स्ट्रेंथ थी, इनको मिलते हैं 330। और जनता पार्टी को अकेले कितने मिलते हैं, 295। अब ये देखो, ये 542 वोट्स हैं। अगर आप चाहो आंसर में ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको शायद मार्क्स सही मिले तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे लिखना चाहिए, या फिर ऐसे ऐसे दोनों लिख देना, मगर एक ही लिखना चाहिए वैसे आइडियली तो। 542 में से ऐसे लिख देना 154 कांग्रेस, नीचे कांग्रेस लिख देना, जगह नहीं है मेरे पास। फिर लिख देना 295 जनता पार्टी, और यहाँ पे लिख देना 330 जनता पार्टी प्लस एलाइज। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये चीज याद रखना कि कांग्रेस ने किस किस स्टेट्स में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गई, मतलब पूरा ही जनता पार्टी ने पोल स्वीप कर दिए। बिहार में एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश में नहीं मिली, दिल्ली में नहीं मिली, हरियाणा में मिली, पंजाब में भी नहीं मिली। अब ये देखो, पंजाब यहाँ है,
हरियाणा यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, यूपी यहाँ है और बिहार यहाँ है। ये पूरी लाइन से सारी सीट्स आ रही है, ठीक है। और एक सीट मिली राजस्थान में, ये जो राजस्थान है इनमें एक सीट मिली, और मध्य प्रदेश में एक सीट मिली। ये जो ऊपर वाले हैं इनमें एक भी नहीं मिली, नीचे वालों में जैसे अगर आपके दिमाग में मैप बिल्कुल छप गया है तो ये याद रखना, ऊपर वाली जो स्टेट्स हैं उनमें एक भी सीट नहीं मिली। जो नीचे स्टेट्स है ना, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश, काइंड ऑफ इन स्टेट से थोड़े नीचे आते हैं, साउथ में आते हैं, तो इनमें एक एक सीट मिली, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। इंदिरा गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम रायबरेली। अब इंदिरा गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी? रायबरेली, वो भी हार गए। और संजय गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम अमेठी। संजय गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी? अमेठी। अब संजय गांधी क्यों हारे? हमने देखा था कि संजय गांधी वॉज नॉट एन एमपी ड्यूरिंग द इमरजेंसी बट स्टिल ही वॉज इंजॉइंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। तो इसलिए उनको लोग उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो हार गए। मगर एक चीज ध्यान दो, अगर आप अपनी बुक में एक बार ध्यान देना, वो मैप भी होगा, उस मैप को ध्यान से एक बार एनालाइज करना। कांग्रेस रिटेन्ड सीट्स इन सर्दर्न स्टेट्स। अब ऐसा देखोगे आपकी यहाँ पे ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे एक सीट, यहाँ पे एक सीट, इतनी सारी सीट्स में ना आपको कांग्रेस वाला कलर नहीं मिलेगा। मगर नीचे सीट जितनी भी है, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वाली स्टेट्स में आपको कांग्रेस का ना फिर भी दिखेगा कि कांग्रेस ने पोल स्वीप कर रखी। जो 154 सीट्स है ना ये वाली, ये आई कहाँ से? यहाँ से आई है, सर्दर्न स्टेट से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड से, नॉर्थ ईस्ट से, और ये लक्षद्वीप से, यहाँ से सीट्स आई है 154। यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में तो वोट ही नहीं मिला है नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि सर्दर्न इंडिया में या फिर ऐसी एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमारे देश के, इनको वोट मिल गया और नॉर्दर्न इंडिया से नहीं मिला। वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि नॉर्दर्न इंडिया में ही, ये हिंदी हार्टलैंड जिसे हम बोलते हैं, यहीं पे इमरजेंसी का सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस हुए, यहीं पे लोगों ने सबसे ज्यादा ये जो ब्रंट था गवर्नमेंट का उसको फेस किया। इसलिए जनता पार्टी गवर्नमेंट यहाँ से पोल स्वीप कर पाई और ओवरऑल जीत गई, ठीक है। और एक और पॉइंट भी था कि कांग्रेस को यहाँ से वोट नहीं मिला, हिंदी हार्टलैंड जिसे हम कहते हैं। मिडिल क्लास के लोग भी यहाँ से दूर हो गए थे कांग्रेस से। मिडिल क्लास ऑल्सो बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस, और जनता पार्टी उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आओ, आप कांग्रेस से कट गए हो मिडिल क्लास के लोगों, कोई बात नहीं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपको जो चाहिए, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हम देंगे, अब हमारे पास आ जाओ। ऐसे करके मिडिल क्लास भी चला गया, गरीब लोग भी चले गए, और जिनको अरेस्ट किया था वो भी चले गए, सब चले गए कांग्रेस से दूर। चीज क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। अब नेक्स्ट आता है कि जनता गवर्नमेंट। अभी हमने देखा इलेक्शन कैसे हुआ 1977 का, अब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो क्या क्या होता है। अब ये देखो, अब चीज एक ना बेसिक चीज होती है कि जब 100 लोग मिलते हैं ना तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। जब मास गैदरिंग होता है ना, जब आपने देखोगे एक साथ इतने लोग मिलते हैं तो किसी ना किसी का तो व्यू कन्फ्लिक्ट कर ही जाता है। अब यहाँ भी ये हुआ। अब इन्होंने इतनी ज्यादा पार्टीज कलेक्ट कर ली, इतनी ज्यादा पार्टी इकट्ठा हो गई। शुरू में तो इनको ही था कि ठीक है, हरा दिया हमने, हरा दिया इंदिरा गांधी को, ये वो। मगर आगे जाके इनके बीच में तनाव होने लग गए। पहला तनाव ये, अब ये जो तीनों लीडर्स हैं ना, 3 लीडर्स थे इनको, जिनको प्राइम मिनिस्टर की सीट चाहिए थी। अब जो 100 पार्टीज हैं, एक एक दो दो सीट लाएंगी, तो सबको होगा ना कि हमें ये कैबिनेट पोजीशन मिल जाए, हमारी पार्टी के लीडर को ये मिल जाए, उनको ये मिल जाए। सारे अपने अपने भला देखेंगे। एक तो पार्टी है नहीं जिसकी सेंट्रल लीडरशिप हो जो डिसाइड करे। अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग डिमांड्स है, सबको पोजीशन चाहिए, मगर पोजीशन तो लिमिटेड है। ये यहाँ पे हो। अब इलेक्शन के बाद स्टिफ कंपटीशन था 3 लीडर्स के बीच में कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन। एक थे मोरारजी देसाई, ये 1966 ऑनवर्ड से इंदिरा गांधी के बहुत अगेंस्ट में चलते थे, और ये सेंटर बहुत ही पावरफुल लीडर थे सेंटर में। दूसरे आते चरण सिंह जी, ये भारतीय लोक दल के लीडर थे और फार्मर लीडर्स भी थे, फार्मर के लीडर थे फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए। और जगजीवन राम, ये भी मैंने बताया था कैबिनेट में फर्स्ट मिनिस्टर थे, लेबर पार्टी मतलब लेबर मिनिस्टर थे फर्स्ट कैबिनेट में। और ये भी इनकी खुद की पार्टी थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी करके। तो तीनों में कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानते थे कि मैं इतना बड़ा लीडर, मैं इतना बड़ा लीडर, मैं इतना बड़ा लीडर। मगर एट द एंड प्राइम मिनिस्टर बनता कौन है? मोरारजी देसाई। और ये दोनों जगजीवन राम और चरण सिंह जी, ये बनते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब क्या हुआ कि इनकी गवर्नमेंट में ना तनाव होने लग गए। अब जब अलग अलग आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से, अब मान लो आपका नाम एक्स है, मेरा नाम वाई है, मेरे को सपोर्ट दिया है इन लोगों ने, आपको सपोर्ट दिया है इन लोगों ने।
आपको मान लो गरीब लोगों ने सपोर्ट दिया, चलो आपको मान लो अमीर लोगों ने सपोर्ट दिया, रिच लोगों ने, और मुझे गरीब लोगों ने सपोर्ट दिया, ठीक है। अब मैं काम किसके लिए करूंगा? गरीबों के लिए। आप काम किसके लिए करोगे? अमीरों के लिए। हम दोनों मिलके काम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैं काम करूंगा वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, आप जो करोगे वो मेरे लिए होगा। तो अब हम दोनों के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट है कि डेवलपमेंट होता क्या है, मगर हम दोनों को काम करना है एक साथ। तो हम दोनों काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मुझे अलग काम करना है, आपको अलग काम करना है। तो यही हुआ, ये गवर्नमेंट ना कुछ ही टाइम में फॉल अपार्ट करने लग गई, इनसे धीरे धीरे करके जो इनका सपोर्ट था वो टूटने लग गया, लोग इनसे नाराज होने लग गए। क्रिटिक्स को लगता था कि जनता पार्टी गवर्नमेंट की डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन कैसे होगी? अब आप जाना चाह रहे हो लेफ्ट, मैं जाना चाह रहा हूँ राइट, कहीं जाएगी गाड़ी? गाड़ी तो यहीं खड़ी रहेगी, जाना कहाँ चाहिए था? सीधा। तो ना आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे, ना मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा, डायरेक्शन नहीं गई। पार्टी लैक डायरेक्शन, लीडरशिप नहीं है। अब जब इतने लोग लड़ेंगे पोजीशन के लिए तो लीडरशिप कैसे डिसाइड होगी? अब कोई लीडर बन गया तो अब लोग उसकी बात नहीं मानेंगे कि भाई मैं क्यों मानूं, मेरे तो लीडर बना नहीं, तुमने तो किसी और को लीडर बना दिया, मैं तो नाराज हूं। और एक कॉमन प्रोग्राम नहीं है। कॉमन प्रोग्राम कैसे है? अब गरीबों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, आप अमीरों के लिए करो, कॉमन कहाँ है इसके लिए? मिडिल क्लास के लिए कोई काम कर रहा है। तो क्रिटिक्स को लगता था कि ना इनके पास डायरेक्शन है, ना लीडरशिप है, ना कॉमन प्रोग्राम। पहला तो इनकी कमी ये थी जनता पार्टी की। दूसरी, ये कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं ला पाए पॉलिसी में। अब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम हमने देखा क्या था? इन्फ्लेशन था, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम था, महंगाई थी, ये था वो था। अब लोगों को लगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जाएगी, जनता पार्टी गवर्नमेंट आएगी, धड़ धड़ करके सारी चीजें ठीक कर देगी और हमारी जिंदगी सुख में गुजरेगी। मगर इनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि कलेश चल रहे थे पार्टी के बीच में। तो दूसरा पॉइंट ये, तो अब लोग इनसे भी नाराज होने लगे बहुत जल्दी कि चलो कांग्रेस कुछ तो कर रही थी, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो जनता पार्टी का स्प्लिट हो गया, जनता पार्टी टूट गई। और गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम 1977 टू 1979, उनकी गवर्नमेंट हार जाती है, मेजोरिटी लूज कर देती है आफ्टर 18 मंथ। ठीक है, 18 याद रखना। इमरजेंसी के 18वें महीने में ही इलेक्शन अनाउंस हुआ था और 18वें महीने में ही इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है, ऐसे याद कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं चरण सिंह जी। ये जो थे, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं 1979 टू 1980 के एंड तक, जुलाई से लेकर नवंबर तक, शायद जून जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ ऐसे। तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था कांग्रेस ने। अब कांग्रेस किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना रही है बजाय इंदिरा गांधी की, थोड़ा सोचने वाली बात है। तो मगर कांग्रेस ने इनको सपोर्ट दिया, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, 4 महीने तक ये प्राइम मिनिस्टर थे। इतने में कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत करी लोगों से, मतलब कहीं ना कहीं वापस कनेक्ट किया, लोगों को अपने साथ वापस जोड़ा। और जब उन्हें लगा कि हाँ अब लोग मेरे से जुड़ गए हैं, तो उन्होंने चरण सिंह जी से अपना सपोर्ट वापस खींच लिया और इनकी गवर्नमेंट विद इन 4 महीने गिर जाती। इनकी गवर्नमेंट 18 महीने में गिरती है, इनकी 4 महीने में। और 1980 जनवरी में फिर से इलेक्शन होते हैं, हमने पिछले पेज में देखा था। जैन 1980 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और ये इलेक्शंस इंदिरा गांधी जीत जाते हैं विद रिकॉर्ड 353 सीट। अबे आयरनी देखो, इमरजेंसी लगाई कौन से आर्टिकल से गई थी? 352 से, +1 353 सीट। ये चीज हमें हमारे प्रोफेसर ने बताई थी क्लास 12 में, ऐसे याद कर लेना। इमरजेंसी का आर्टिकल +1 353 सीट। ठीक है, और पहले कितनी जीती थी? 154। रिकॉर्ड डबल सीट से जीत गए इस बारी। तो 1971 वाली विक्ट्री को कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट कर दिया। अब इससे 1977 और 1979 के जो ये थे दो प्राइम मिनिस्टर्स थे, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट अनस्टेबल लगती है और जो क्वेरलसम लगती है लोगों को, उनको वोटर सीवियरली पनिश करते हैं, उनको कितनी जल्दी हरा देते हैं। देख रहे हो कितना, 18 महीने 4 महीने में कितनी जल्दी हरा देते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट अनस्टेबल है और क्वेरलसम है, दे आर सीवियरली पनिश्ड बाय दी वोटर। और एक और बात याद रखना, अगर आप लिख सको तो लिख देना, याद रहे तो, कि जो प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह थे, ये इंडियन हिस्ट्री के एक लौते प्राइम मिनिस्टर हैं, ओनली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपने टेन्योर के अंदर लोकसभा को फेस ही नहीं करा। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने और जब इनका सपोर्ट छीना गया, तो उस टाइम पे एक भी लोकसभा का सेशन इन्होंने फेस ही नहीं करा। एक लौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, जिन्होंने लोकसभा नहीं फेस किया। ठीक है।
अब आते हैं हम थर्ड और लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो है लेगेसी। लेगेसी क्या है इमरजेंसी? तो बिटवीन इलेक्शंस ऑफ 1977 and 1980 पार्टी सिस्टम चेंज ड्रामेटिकली। एक बारी पॉइंट्स देख लो, अगले में आपको सिंपल समझाऊंगा कि 1977 से 1980 जिस पीरियड में कांग्रेस नहीं थी पावर में, उसके अंदर ये जो पार्टी सिस्टम था ये ड्रामेटिकली चेंज हो गया कांग्रेस का। पहले क्या था? पहले कांग्रेस वाज अम्ब्रेला लाइक पार्टी। ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है, अम्ब्रेला पार्टी कैरेक्टर था। अम्ब्रेला क्या होता है कि अम्ब्रेला के ना डिफरेंट कलर्स होते हैं, अगर आपने देखो अम्ब्रेला के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो अम्ब्रेला के नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ लोग आ सकते हैं कि आप गरीब, मैं अमीर, आप इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं वर्कर। तो पहले कांग्रेस का ये कैरेक्टर था, हमने देखा भी था इनिशियल फेज में, इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में, ऑफ दिस बुक में, कि कांग्रेस पहले अम्ब्रेला पार्टी कैरेक्टर होल्ड करती थी ड्यूरिंग जेएल नेहरू। तब इतनी बड़ी विक्ट्री आई थी 1952 में, अगर आपको याद हो। मगर अब उन्होंने 1980 में अपने आप को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से लिंक कर दिया। क्या थी वो आइडियोलॉजी? सोशलिस्ट और प्रो पुअर। पहले क्या था? पहले यहाँ पे अमीर लोग भी आते थे कांग्रेस में, गरीब भी आते थे, वर्कर भी आते थे, पीजेंट्स भी आते थे, राइट विंग वाले भी आते थे, लेफ्ट विंग वाले भी आते थे। सेंट्रिस्ट पार्टी भी थी पहले ये, और आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला पार्टी कैरेक्टर भी था, ये अगर आपको याद हो तो, वरना नहीं रिवाइज कर लेना। तो अब क्या हो गया? अब ये सोशलिस्ट और प्रो पुअर पार्टी बन गई। दूसरा, पहले क्या होता था? डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही मतलब करिस्मेटिक लीडर होते थे, बहुत ही ज्यादा। मगर अब एक ही लीडर थे, वो थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नाम पे वोट्स मांगे जा रहे थे, एक ही लीडर के नाम पे लोग कांग्रेस को जानते थे, दैट वाज इंदिरा गांधी। ऑपोजिशन पार्टीज रिलाइड मोर एंड मोर ऑन नॉन कांग्रेसिज्म। अब ऑपोजिशन पार्टीज को और समझ आया कि अगर कांग्रेस को हराना है तो हमें और एंटी कांग्रेस, नॉन कांग्रेस बनना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो साइड में ये दे रखा है ना डिफरेंट लीडर्स का थोड़ा सा बायोडाटा दे रखा है, वो खुद पढ़ लिया करो। मैं लिख नहीं पाता, यहाँ पे फ्लो टूट जाता है और इतनी स्पेस नहीं होती। तो नॉन कांग्रेसिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्वाइन किसने करी थी? ये करी थी राम मनोहर लोहिया। ये चीज याद रखना, ये सीयूटी में आ सकती है। राम मनोहर लोहिया ने 1960s के टाइम पे ये टर्म क्वाइन की थी, नॉन कांग्रेसिज्म, कि कांग्रेस को अगर पोजीशन से, पावर से हटाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, नॉन कांग्रेस पार्टीज को एकजुट होना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। In an indirect manner, the issue of welfare of backward classes also began to dominate politics in 1970। अब आपने देखा होगा कि 1977 में जो जनता पार्टी बनी, उसको कहीं ना कहीं स्टेट जो ये थी पार्टीज, उनका सपोर्ट था। अब स्टेट पार्टीज का सपोर्ट होगा तो उनको उस टाइम पे ओबीसी, ये जो बैकवर्ड क्लासेस कास्ट थी, उन्होंने सपोर्ट किया। अब उन्होंने सपोर्ट किया तो वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड कास्ट के लिए काम करना चाहेंगे। तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन की जो इशू है, ये तब से शुरू हुआ है, ठीक है। और एक मतलब ये शुरू 1972 से ही हो गया था कि हमें भी आप कहीं ना कहीं वेल, एस टीज का तो शुरू से था। मगर ये जो बैकवर्ड कास्ट थी, जो मेजोरिटी हमारे देश की बनाते थे, इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज तब से आया 1972 से। और ये जो रिजर्वेशन हुई बिहार में, पहले ये रिजर्वेशन हुई अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बहुत कंट्रोवर्शियल बन गई थी उस टाइम पे। और इसी को देखते हुए जनता पार्टी गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन इस्टेब्लिश करी, ठीक है। मगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, कोई बात आ जाती क्योंकि इनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। और इमरजेंसी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी कैसे हो रहा था, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी कैसे हो रहा था। क्योंकि पार्लियामेंट ये डिसीजन पास करते थे, जुडिशरी इसको स्ट्रक डाउन करते थे। पार्लियामेंट कहते थे हमें प्रो पुअर चीजें इंप्लीमेंट करनी, जुडिशरी कहता है फंडामेंटल राइट्स ले रहे लोगों को तो हम नहीं करने देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, ये चीज क्लियर हुई। पॉलिटिकल क्राइसिस था, क्यों? क्योंकि जो पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने आपको दी है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को दी है, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हुआ तो क्राइसिस आ गए हमारे देश में। जो जो भरोसा करा था ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, आपने वो भरोसा तोड़ा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज रोल एंड एक्सटेंट ऑफ मास प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो मास प्रोटेस्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, उसका रोल क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, वो समझ आया। इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी में क्या आता है? इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी में ये एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये पार्लियामेंट, ये लोकसभा, ये सब आते हैं। मतलब जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड चलते हैं, ठीक है।
इसका और डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी अपने हिसाब से चीजें चेंज करते हैं, ठीक है, मगर ये जो स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, ये जो लोग हैं ये अपने हिसाब से चीजों को जल्दी या फिर दूसरे वे में चेंज करवाना चाहते हैं। तो इनके बीच में टसल था, इनको कैसे डील करें, एक ये चीज हमें समझ आई, ये लेगेसी है इसकी। This tension may be attributed to the inability of the party system to incorporate the aspiration of the people. अब ये टेंशन होती क्यों है? ये जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट, लोकसभा, एमपीज हैं ये, और दूसरी तरफ ये जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है, ये जो प्रोटेस्ट है, इनके बीच में टेंशन क्यों है? ये टेंशन इसलिए है क्योंकि जो पार्टी सिस्टम है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उसको अपने साथ नहीं ले सकते। अब जो इनको चाहिए, लोगों को चाहिए, वो इनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं, तो वो अपना कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट तो करेंगे ही, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि लिखना क्या, लेगेसी पे क्वेश्चन आ जाए तो लिखेंगे क्या, ठीक है, मगर टेंशन नहीं लेनी, मैं समझाता हूँ क्या लिखना है, इसलिए मैंने एक दूसरी स्लाइड बनाई। अब आ जाओ, अब मान लो लेगेसी पे क्वेश्चन है कि लेगेसी ऑफ इमरजेंसी लिखेंगे कैसे, तो इसकी दो लेगेसीज हैं, एक है पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक लेगेसी, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल। यहाँ पे स्पेस लगे तो पहला क्या था, पॉलिटिकल, ठीक है, वो हेडलाइन वहां से देख लेना, जो हेडिंग है, सॉरी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो था नॉन कांग्रेसिज्म का था, शिफ्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स, अम्ब्रेला पार्टी, राइज ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। अब सबसे पहला जो लेगेसी है विद इन पॉलिटिकल स्फीयर, वो आती है शिफ्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स। अब ड्यूरिंग इमरजेंसी ये जो था पार्टी पॉलिटिक्स था, जो भी मैंने आपको बताया ऑफ कांग्रेस, वो शिफ्टेड। कैसे शिफ्ट हुआ, पहले अम्ब्रेला टाइप पार्टी स्ट्रक्चर था और अब कैसा हो गया, अब क्या हो गया, अब इनका हो गया सिंगल आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी। पहले डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को लेके चलते थे, सबको एक साथ लेके चलते थे, अब इन्होंने कहा नहीं, हम एक ही ग्रुप को लेके चलेंगे, हम एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेंगे, दैट इज प्रो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, ठीक है। पहला तो ये लेगेसी में आया कि इन्होंने अपना पार्टी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसमें एम्ब्रेला टाइप पार्टी से हटके प्रो पुअर टाइप आ गया, ठीक है। दूसरा नॉन कांग्रेसिज्म। अब नॉन कांग्रेसिज्म से क्या मतलब है, मैंने आपको बताया राम मनोहर लोहिया ने टर्म कॉइन करी थी 1960s के टाइम। ये चीज और स्ट्रॉन्ग हो गई ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब उन्हें समझ आया कि हमें कांग्रेस को भी हराना और मुश्किल है और कांग्रेस वापस पावर में आ गई है, तो हमें एक साथ दोबारा आना पड़ेगा, हमें एक साथ आके दोबारा अपनी जो कमियां थी उस पर काम करना पड़ेगा, और कांग्रेस को हराना है तो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। दूसरी ये लेगेसी, ठीक है, नॉन कांग्रेसिज्म, शिफ्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस। तीसरा आता है बैकवर्ड क्लासेस का, एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एक और भी था डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। अब एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मैंने आपको अभी बताया कि जैसे बिहार में रिजर्वेशन आया, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने ये मंडल कमीशन स्टैब्लिश करी, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग थे ये कॉन्शियस हो गए कि हाँ हम बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वो जागरूक हो गई, और इनको रियलाइज हुआ कि यार सही बात है, SC ST को रिजर्वेशन मिल गई है, और कहीं ना कहीं हमें भी थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, हम भी थोड़े बैकवर्ड कास्ट से आते, तो हमें तो कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा, तो ये एम्पावर हो गए और बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं शुरू हो गई। तो ऐसे इनके लीडर्स आने लगे जिन्होंने कहा कि हमें वोट दो,
हम आपको ये ला के देंगे, वो ला के देंगे। तो एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड कास्ट, ये ग्रुप कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो गया अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक रेसिलियंस। डेमोक्रेटिक रेजिलियंस से क्या मतलब है कि जो हमारे देश की डेमोक्रेसी थी वो और स्ट्रांग हो गई ड्यूरिंग इमरजेंसी या फिर थ्रू इमरजेंसी। डेमोक्रेटिक रेजिलियंस ये भी मतलब है कि लोगों को कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का वो पता चला कि कितनी अहमियत है, वैल्यू समझ आई। और डेमोक्रेसी के अंदर जो आर्टिकल 352 के अंदर जो भी एम्बिग्विटीज थी उसको सही करा गया। सिविल लिबर्टीज जो हमने देखा था, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए गए थ्रू कोर्ट। ठीक है, पॉलिटिकल लेगेसी में 4 पॉइंट थे। एक, कांग्रेस ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया, अम्ब्रेला टाइप पार्टी स्ट्रक्चर से वो हो गए सिंगल आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी। दूसरा, ओपोजिशन ने क्या किया, नॉन कांग्रेसिज्म और स्ट्रांग हो गया। तीसरा, बैकवर्ड कास्ट के जो लोग थे वो एम्पावर हो गए। और डेमोक्रेटिक रेसिडेंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल के अंदर वही आ जाएगा जो भी हम देख के आए, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी वाला पॉइंट। एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी कॉन्फ्लिक्ट एंड सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज पॉलिटिकल क्राइसिस, ये फिर उसके अंदर ही लिखते हैं क्या, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी सेफगार्ड। अब एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये एमर्ज हो गया, मतलब दिख गया लोगों के आगे, क्लियर हो गया कि कैसे एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी चल रहा है। केशवानंदा भारती केस में हो गया, या फिर ए एन रॉय थे ना शायद, उनको सीजेआई बनाया 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साइड करके। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ गया। ठीक है, और दूसरा, सेफ गार्ड इन पॉलिटिकल मिसयूज। अभी जो आर्टिकल 352 है ये यहाँ लिख देना, डेमोक्रेटिक रेजिलियंस पे ये लिख देना कि वैल्यू समझ आई लोगों को डेमोक्रेसी की, सिविल लिबर्टीज कोर्ट्स और सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लिख सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू आप इसके अंदर लिखेंगे कि आर्टिकल 352 के अंदर जो एम्बिग्विटीज थी वही कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको चेंज किया गया। आर्टिकल 42 जो आया था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सॉरी, उसको करेक्ट किया गया आर्टिकल 42 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये दो चीजें इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, लेगेसी में क्या था, पॉलिटिकल में पार्टी पॉलिटिक्स, नॉन कांग्रेसिज्म, एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड कास्ट और डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का लिख देना, और सेफगार्ड्स इन पॉलिटिकल पावर मिसयूज। ठीक है, विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसको वन शॉट में इस चैप्टर को टू द पॉइंट एक ही बारे में क्रिस्टल क्लियर वे में समझने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।